नमस्कार मित्रों। कल हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की थी, उनके संघर्ष के बारे में हमने बात की थी, उनकी प्रारंभिक 2 समस्याएं और उसके बाद में उन्होंने जो दिग्विजय अभियान चलाया उस दिग्विजय अभियान के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। मैप के माध्यम से हमने समझा था, ये हमने कुछ देखा समझा था कि किस प्रकार सोलंकियों से पृथ्वीराज चौहान का जो है वो भिड़न होती है या संघर्ष होता है। महोबा की चंदेलों के साथ, परमर्दिनी देवी के साथ में कैसे इनका संघर्ष होता है। कनौज के जयचंद गहड़वाल के साथ शत्रुता के कारण क्या थे, ठीक है ना। तो ये हम आज लिख देते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि नागार्जुन जो है वो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, वो विद्रोह करता है और गुरुग्राम या गुड़ग्राम पर अधिकार कर लेता है। तो पृथ्वीराज जो है वो कैमास की सहायता से उसका दमन कर देता है। 2 प्रारंभिक समस्या थी, नागार्जुन का विद्रोह और दूसरी थी भांडानक जाति का लूटमार या भांडानक जाति का विद्रोह, ठीक है। तो 2 समस्याओं के बाद में पृथ्वीराज क्या करता है, आपके दिग्विजय अभियान चलाता है। दिग्विजय अभियान मतलब आस पड़ोस के शासकों पर आक्रमण कर और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जिसमें वो सोलंकी शासक भीमदित्य से, चंदेल शासक परमर्दिनी देव से और आपके कनौज के जयचंद गहड़वाल से शत्रुता लेते हुए इनसे संघर्ष करता है। ये सब बातें हमने की थी। आज उन बातों को हम लिख देते हैं। हाँ, यूँ कर देना कि ये वीडियो देखने से पहले कल वाला वीडियो थोड़ा चाहिए समझ लेना वापस एक बार, तो आपके जो है जहन में सब बातें आ जाएगी। तो आज के बारे में हम लिख देते हैं। प्रारंभिक समस्या एवं समाधान। 2 समस्याएं थी। पहली समस्या थी नागार्जुन का विद्रोह। 1178 ईस्वी में इसका दमन कर दिया जाता है, ठीक है। अब नागार्जुन के विद्रोह के बारे में 2 बातें हम लिख देते हैं। पृथ्वीराज के शासक बनते ही विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र नागार्जुन विद्रोह करते हुए गुड़गांव या गुरुग्राम पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। पृथ्वीराज अपने मंत्री कैमास की सहायता से नागार्जुन का दमन कर अपनी पहली सफलता प्राप्त करता है। पृथ्वीराज के जीवन की ये पहली सफलता थी। 1178 में नागार्जुन का विद्रोह हुआ और इसको क्या कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया कैमास की सहायता से। किसकी सहायता से? कैमास। हमने पढ़ा, आपको पता हो तो, कि कैमास जो है ये सोमेश्वर के इस दरबार में भी ध्यान रखना, सोमेश्वर का मंत्री था। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद जब पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है तो पृथ्वीराज चौहान का भी मंत्री था। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था मित्रों कि कैमास किसके दरबार में था, तो वहाँ मेरे हिसाब से पृथ्वीराज चौहान था। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भी था कैमास और सोमेश्वर के दरबार में भी कैमास था। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद कैमास की अहम भूमिका रही है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो प्रारंभिक शासनकाल चलाता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कैमास का रहा। हमने पढ़ा था कि संरक्षक के रूप में इसकी माता है, कैमास है, अनंगपाल है, भुवनमल्य है, वामन है, स्कंद है, ये सब हमने कल पढ़ा था, आपको पता हो तो कैमास की सहायता से ही नागार्जुन का क्या कर दिया, दमन करता है। और ये पृथ्वीराज चौहान की पहली सफलता थी। पहला अभियान कह सकते हैं, नागार्जुन के विरुद्ध किया और पहले अभियान में वो सफल हो गया। दूसरी समस्या क्या थी?
दूसरी समस्या थी भांडानक जाति। भांडानक जाति या जनजाति कह सकते हैं। इसका दमन होता है आपकी 1182 ईस्वी में। क्या था इसके बारे में लिख देते हैं। भांडानक एक लुटेरी जाति जो पंजाब में सतलज के किनारे निवास करती थी। ठीक है, मैंने कल पढ़ा था, आपको पता हो तो मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर ये भांडानक जाति का निवास स्थान था। यहाँ ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे कालांतर में पृथ्वीराज चौहान के समय ये जो है यहाँ ये अलवर, भरतपुर, मथुरा क्षेत्र, यहाँ पर ये लूटमार इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब यहाँ लूटमार बढ़ती है तो पृथ्वीराज चौहान सेना भेजकर और इनको अपने राज्य से बाहर खदेड़ देता है। हमने बात की थी, इनको खदेड़ते हुए ये चंदेल शासकों की कह सकते हैं कि साम्राज्य में प्रवेश करता है और चंदेल शासक परमर्दिनी देव जो है वो पृथ्वीराज के सैनिकों को मार देता है। इनके बीच में शत्रुता हो जाती है और इसकी शत्रुता फिर जयचंद के साथ हो जाती है। ये सब बातें हमने की थी, ठीक है ना। तो निवास करती थी। कालांतर में इनकी लूटमार भरतपुर, अलवर, मथुरा तक बढ़ गई, जो पृथ्वीराज के साम्राज्य का हिस्सा थे। पृथ्वीराज 1182 में भांडानक जाति का दमन कर अपने साम्राज्य से बाहर, अपने साम्राज्य से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता, साम्राज्य से बाहर निकाल देता है। ओके, तो ये भांडानक, ये इसकी दो प्रारंभिक समस्याएं थी जिन समस्याओं का ये समाधान करता है। और इस समस्याओं के समाधान के बाद में ये दिग्विजय अभियान चलाता है। और दिग्विजय अभियान के दौरान हम 3 संघर्ष पढ़ेंगे, चौहान चालुक्य संघर्ष, चौहान चंदेल संघर्ष और चौहान गहड़वाल संघर्ष। और उसके बाद में हम चौहान तुर्क संघर्ष पढ़ेंगे, गजनी के मोहम्मद घोरी के साथ में इसका जो संघर्ष हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की दिग्विजय अभियान। पृथ्वीराज का दिग्विजय अभियान। दिग्विजय अभियान के दौरान कौन कौन से संघर्ष पढ़ते हैं हम। पहला संघर्ष आपके हो जाएगा चौहान चंदेल संघर्ष। चौहान चंदेल संघर्ष सीधा सीधा याद रखना है कि चौहान और चंदेल संघर्ष हुआ। चंदेल शासक कौन था, चंदेलों की राजधानी महोबा थी। चंदेल शासक था परमर्दिनी देव और पृथ्वीराज चौहान 1182 में परमर्दिनी देव पर आक्रमण करता है। एक युद्ध होता है जिसको हम महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में परमर्दिनी देव के 2 सेनापति, वीर सेनापति आलाह उदल मारे जाते हैं और परमर्दिनी देव जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन पृथ्वीराज जो है वो दया भाग का व्यक्ति था और हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था, इसलिए माफ़ी मांगने पर उसको जो है छोड़ दिया जाता है। चौहान चंदेल संघर्ष। चंदेलों की राजधानी
महोबा, महोबा भी थी कुछ समय, जिजाक भुक्ति भी थी, लेकिन महोबा थोड़ा सा आप ध्यान रखना। महोबा, महोबा वर्तमान में एमपी में पड़ता है, ध्यान रखना। चंदेलू की राजधानी महोबा थी और शासक परमर्दिनी देव था। पृथ्वीराज महोबा पर आक्रमण करता है, महोबा पर आक्रमण करता है और युद्ध कौन सा होता है आपकी? महोबा का युद्ध, या इसे बोला जाता है तुमुल का युद्ध। तुमुल युद्ध कब हुआ? तो 1182 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में परिणाम क्या रहा? इस युद्ध में पृथ्वीराज परमर्दिनी देव को पराजित करता है या पराजित कर कैद करता है। और परमर्दिनी देव के दो सेनापतियों के बारे में बिल्कुल याद रखना, बड़े वीर व्यक्ति थे। परमर्दिनी देव की वीर सेनापति एक कवि थे जिनका नाम था जगनिक, और जगनिक ने आला खंड नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें आला और उदल की बड़ी वीरता की प्रशंसा की गई है। और आला उदल जो है दोनों भाई थे, बचपन से ही साथ में लड़े। और कहते हैं कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आला मारा गया था, कुछ लोग कहते हैं उदल मारा गया था। उदल मारा गया था और आला जो है वो कहते हैं कि संन्यास ले लेता है, तपस्या के लिए चला जाता है। उसकी मृत्यु हुई या नहीं हुई उसको अजर माना जाता है, चिरंजीवी माना जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई, आज भी जो है वो जीवित है कहीं ना कहीं किसी रूप में, उसी प्रकार आला भी जो है वो आपकी जीवित माना जाता है। वीर सेनापति आल्हा उदल मारे जाते हैं। इस प्रकार जो है चौहान चंदेल संघर्ष हुआ। चौहान चंदेल संघर्ष में जो चंदेलों के शासक परमर्दिनी देव को जो है पृथ्वीराज हरा देता है, पराजित कर कैद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वैसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में परमर्दिनी देव को बहुत ही बड़ा कह सकते हैं घाटा होता है, हानि होती है आल्हा और उदल की। आल्हा उदल जो है ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये चौहान चंदेल संघर्ष। चौहान चंदेल संघर्ष के बाद में दूसरा संघर्ष कौन सा है आपके? चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष, वैसे चौहान चालुक्य संघर्ष आपकी 1184 से 87 के बीच में हुआ। 1184 ईस्वी से 1187 की ईस्वी हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि नागौर का जो युद्ध हुआ था वो चौहान आपके 1184 में हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं 87 में हुआ। लेकिन जो भी है इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध आपको याद रखना है। बाकी ज़्यादा कोई इनके बीच में संघर्ष हुआ नहीं। लेकिन संघर्ष के कारण क्या थे, 2-3 तो कारण आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और दूसरे आपको एक युद्ध कौन सा हुआ वो याद रखना है। तो पहले हम संघर्ष के कारण कल मैंने आपको बताए थे, आज वापिस हम पढ़ते पढ़ते रिपीट कर लेंगे। रिपीट कारण। पहला कारण तो ये माना जाता है पृथ्वीराज चालुक्य भीमदित्य से पिता सोमेश्वर
की हत्या का बदला लेना चाहता था। ये बात हमने की थी कि सोमेश्वर चौहान जो है वो आबू के शासक जेत्र सिंह या राजा सलख नाम था, उसकी मदद करते हुए भीमदित्य से लड़ते हुए मारा जाता है। तो अपने पृथ्वीराज की पिता की हत्या की थी भीमदेव ने, इसलिए पृथ्वीराज अपने पिता की हत्या की मौत का बदला लेना चाहता था। ठीक है। दूसरा कारण तो चौहान चालुक्य, वही हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों साम्राज्य की सीमा आपस में मिलती थी, टच होती थी, इसलिए साम्राज्यवादी नीति के कारण दोनों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। लेकिन ये तो सामान्य बात है कि संघर्ष का कारण ये तो होता ही था, जहाँ सीमा मिलेगी तो संघर्ष होना वाजिब था, तो ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। तीसरा कारण जो पृथ्वीराज रासो में बताया गया है, पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया है कि इच्छिनी देवी इसका कारण थी। इच्छिनी देवी कौन थी? ये आबू के राजा सलख या जेत्र सिंह की पुत्री थी, जिसके साथ आपके भीमदित्य शादी करना चाहता था, लेकिन इच्छिनी देवी से विवाह पृथ्वीराज कर देता है। इसलिए पृथ्वीराज और भीमदेव के बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, और भीमदेव जो है या भीमदित्य जो है वो पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए आक्रमण करता है नागौर पर, और नागौर में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, और वहाँ पर भीम की सेना हार जाती है। और भीम का एक सेनापति था जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार, और जगदेव प्रतिहार के नेतृत्व में इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है। दूसरा कारण पृथ्वीराज रासो वैसे साहित्य में पढ़ लेंगे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार संघर्ष का कारण आबू के जेत्र सिंह सलख, कहीं जेत्र सिंह मिलता है, कहीं सलख नाम मिलता है। आबू के जेत्र सिंह सलख की पुत्री क्या नाम था? इच्छिनी देवी की इच्छा भीमदेव से विवाह करने की थी नहीं, लेकिन भीमदेव की इच्छा थी कि इच्छिनी देवी उसकी इच्छा के अनुसार उसकी हो जाए, लेकिन इच्छिनी देवी की इच्छा थी कि वो जो है अपनी इच्छा से पृथ्वीराज से विवाह कर ले। तो इच्छिनी देवी की इच्छा के मामले के चलते ये सब मामला होता है। नाम याद रखना, इच्छिनी देवी पुत्री इच्छिनी देवी, संघर्ष कारण पुत्री इच्छिनी देवी थी, जिससे या जिसका विवाह पृथ्वीराज से हो जाता है, किंतु भीमदित्य इससे विवाह करना चाहता था। और तीसरा आपके लिखना और लिख देना, दोनों के साम्राज्य की सीमाओं का मिलना, ये भी एक कारण था, दोनों की सीमाओं का मिलना। और सीमाओं के मिलते इसलिए नागौर पर आक्रमण करता है भीम, और युद्ध होता है जिसमें हम नागौर का युद्ध कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? युद्ध कौन सा हुआ? तो हम लिख देते हैं नागौर का युद्ध। अब नागौर का युद्ध कब हुआ मित्रों? 1100 या तो 84 या 1187 या इनके बीच में कोई एक युद्ध हुआ था। ठीक है, नागौर का युद्ध। इस युद्ध में भीमदित्य की पराजय होती है, लेकिन भीम के मंत्री जगदेव
की मध्यस्थता में दोनों के बीच, पृथ्वीराज और भीम के बीच में क्या हो जाती है? संधि। दोनों के बीच संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपके चौहान और चालुक्य संघर्ष। चौहान और चालुक्य संघर्ष में नागौर का युद्ध आपको याद रखना है कि नागौर का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ। अब वैसे गहड़वाल है और गहड़वाल शासक जयचंद के साथ में पृथ्वीराज का वैसे कोई सीधा युद्ध हुआ नहीं, लेकिन इसके हम याद रखेंगे क्या कि कारण क्या था इन दोनों के बीच में आपस में जो टकराव था या शत्रुता थी, मनमुटाव था, तो उसका कारण जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो चौहान गहड़वाल संघर्ष नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तीसरा, चौहान गहड़वाल संघर्ष। चौहान गहड़वाल संघर्ष। गहड़वालों की राजधानी कन्नौज और शासक कौन था? शासक जयचंद था। जयचंद गहड़वाल था। गहड़वालों की राजधानी उस समय कन्नौज थी। कन्नौज ध्यान रखना, एमपी यूपी में है कन्नौज, और इनका शासक कौन था? इनका जयचंद शासक था। अब इनके बीच में संघर्ष के कारण क्या थे? संघर्ष के कारण, संघर्ष के कारण, संघर्ष के कारण देखते हैं तो दो तीन कारण मैंने आपको बताए थे। एक तो जब परमर्दिनी देव पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो जयचंद ने भी अपनी सेना भेजी थी किसकी मदद के लिए? परमर्दिनी देव की मदद के लिए, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। मतलब परमर्दिनी देव और जो है जयचंद जो है दोनों मित्र बन जाते हैं, उन दोनों का जो है गठबंधन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज के खिलाफ जयचंद और चंदेलों का गठबंधन हो जाता है, या गहड़वाल और चंदेलों का गठबंधन हो जाता है। परमर्दिनी देव और जयचंद के बीच में गठबंधन हो जाता है। इस कारण पृथ्वीराज नाराज हो गया कि भाई आपने हमारे खिलाफ सेना क्यों भेजी। इसीलिए इन दोनों में शत्रुता वैसे थी ही, क्योंकि जयचंद एक भावना रखता था पृथ्वीराज के खिलाफ कि पृथ्वीराज जो है वो उसकी शक्ति जब बढ़ रही थी, सीधी सी बात है किसी की शक्ति बढ़ती है तो कुछ ऐसे शक्तिशाली शासक होते हैं तो उनको लगता है कि कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए, तो वो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, ये स्वाभाविक बात है। तो इसी प्रकार पृथ्वीराज जब चारों तरफ अपनी जीत दर्ज कर रहा था तो जयचंद को लगा यार ये इतना जीत रहा है, तो वो भी अपने आप को विश्व विजेता मानता था, विश्व विजेता बनाना चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने इसकी मदद कर दी, सीधी सी बात है। दूसरा कारण हमने पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो ने कहा था कि पृथ्वीराज और जयचंद दोनों मासी के लड़के भाई हैं, मासियाई भाई है, और इनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर, दिल्ली का शासक। अनंगपाल तोमर की कोई पुत्र था नहीं, तो कहते हैं कि उसने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली दे दी। ठीक है ना, जिससे जयचंद नाराज हो गया। जयचंद ने कहा कि मेरे को दिल्ली क्यों नहीं दी, मेरे को, मैं भी तो आपका दोहिता हूँ, दिल्ली मेरे को भी देनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों में मनमुटाव था, ईर्ष्या भाव था। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको गलत मानते हैं। उसका कारण ये है कि जयचंद नाराज क्यों होता दिल्ली देने से, क्योंकि पृथ्वीराज को दिल्ली तो मिली हुई थी, उस समय दिल्ली अजमेर के चौहानों के ही तो अधीन थी, क्योंकि विग्रह चतुर्थ ने हमने देखा था कि दिल्ली जीत ली थी। ठीक है, तो इसका कुछ लोग खंडन भी करते हैं कि ये कारण तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली पहले ही चौहानों के अधीन थी, पृथ्वीराज चौहान के अधीन थी, तो इसका कोई ऐसा तर्क समझ में नहीं आता है। ठीक, इसके अलावा दशरथ शर्मा, कल मैंने बताया था 3 साहित्यकार हैं, और भी कई सारे हैं। दशरथ शर्मा, आपके गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य, ये मानते हैं संयोगिता वाला कहानी, संयोगिता वाली कहानी को ऐतिहासिक मानते हैं, और संयोगिता को ही कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है शत्रुता का कारण कौन थी? संयोगिता, जो जयचंद की पुत्री थी और पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। तो 3 कारण हम इनके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, पहला कारण जयचंद द्वारा
पृथ्वीराज के खिलाफ परमर्दिनी देव को सहायता भेजना, सहायता भेजना, इसको हम परमर्दिनी देव को सहायता भेजना, इसको हम कह सकते हैं कि गेहड़वाल व चंदेल, गेहड़वाल चंदेल गठबंधन, गेहड़वाल चंदेल गठबंधन। ठीक है। दूसरा था आपके पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज व जयचंद, पृथ्वीराज व जयचंद दिल्ली शासक, यहाँ से लिख, पृथ्वीराज जयचंद मोसेरे भाई थे, मोसेरे भाई थे, भाई थे। इनके नाना दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर थे, दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर थे। अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, तो अनंगपाल ने दिल्ली पृथ्वीराज को सौंप दी, जिससे जयचंद क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। ठीक है। तो अनंगपाल के कोई पुत्र था नहीं, अनंगपाल ने जो है पृथ्वीराज को दिल्ली दे दी, जिससे आपके जयचंद जो है वो नाराज हो जाता है। ये हमने बात कहाँ से ली है, तो ये बातें जो हैं पृथ्वीराज रासो से हमको मिली है। ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य, चिंता विनायक वैद्य के अनुसार दोनों के बीच शत्रुता का कारण, दोनों के बीच शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, जो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। इसलिए पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से उठा कर ले जाता है, या स्वयं से ले जाता है और विवाह कर लेता है।
विवाह कर लेता है। तो ये इनके संघर्ष का कारण था। और कहते हैं लोग कि जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो इन लोगों ने जो है, चाहे वो चंदेल शासक हो या चालुक्य शासक हो या गहड़वाल शासक, जो इसके चारों तरफ, इनकी सीमा के चारों तरफ थे, इसके शत्रु थे, इसलिए इन्होंने जो है गोरी के खिलाफ जो है पृथ्वीराज की कोई मदद नहीं की थी। हालांकि उसमें पृथ्वीराज को मदद की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं इनकी शत्रुता जो है पृथ्वीराज की हार का कारण बनती है। क्योंकि पृथ्वीराज अगर अपनी पूरी ताकत गोरी के खिलाफ लगा दे, तो गोरी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दे, तो इनकी सीमाओं पर ये लोग, इनसे दुश्मनी थी, ये भी ताक में रहते थे कि पृथ्वीराज कब कमज़ोर पड़े और हम उसके साम्राज्य में घुस जाएं। इसलिए पृथ्वीराज को आधी से ज़्यादा सेना तो जो है अपनी सीमाओं पर, अपनी सीमाओं को जो है सुरक्षित रखने में के लिए यहाँ तैनात करनी थी। इसी के कारण जो है वो अपनी पूरी ताकत से गोरी का सामना नहीं कर सका। कुछ लोग इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज के हार का कारण ये नहीं था, पृथ्वीराज के हार का कारण ये था कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को कई बार पहले हरा चुका था। इसलिए पृथ्वीराज को विश्वास था कि अगली बार भी मोहम्मद गोरी को मैं हरा दूंगा। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो है वो छल कपट से जो है कार्य किया था, ठीक है, विश्वासघात किया था, इसलिए वो जीत गया। वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये इन तीनों के अनुसार अगर बात करें तो कारण क्या थी? आपकी संयोगिता, ठीक है ना। अब एक बात यहां नोट करके हम लिख देते हैं, पृथ्वीराज व जयचंद के बीच कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ, ठीक है। इनके बीच में कोई टकराव नहीं हुआ, कोई युद्ध जैसी घटनाओं की जानकारी हमको कहीं मिलती नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ। अब आपके इन तीनों संघर्ष के बाद में जो हम क्या बोलते हैं कि आपके आ जाता है गोरी, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का जो है अब आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और चौहान और तुर्क संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ हम इसी मैप से कल की तरफ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपके गौरी साम्राज्य है, ठीक है। गजनी, ये गजनवी यहाँ है, हम लिख सकते हैं यहाँ गजनी है। ये कौन सा क्षेत्र है? गजनी। और गजनी का शासक था उस समय ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन का भाई था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को 1173 ईस्वी में गजनी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। और गजनी का प्रशासक होने के नाते ये इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ये भारत की ओर बढ़ता है। 1178 में सबसे पहले ये भारत पर आक्रमण करता है। यहाँ से ये जो है, यहाँ गजनवी से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये आगे बढ़ता है और आपके ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये प्रवेश करने की कोशिश करता है। 1178 में गुजरात के रास्ते, हम कह सकते हैं कच्छ के रास्ते से ये गुजरात में, भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ का शासक था, आपको पता है, भीमद्वितीय कहते हैं, उसमें छोटा था, ठीक है ना। लेकिन इसकी माता थी जिसका नाम था नायिका देवी ने अपनी सेना की सहायता से जो है मोहम्मद गोरी को यहाँ से भारत में प्रवेश करने से रोका, हरा दिया और इसको वापस गजनी जाने पर मजबूर कर दिया। फिर ये आपके इधर आने की कोशिश करता है, ठीक है, यहाँ से भारत में प्रवेश की कोशिश करता है और ये कोशिश जो है बढ़ती जाती है। ये मुल्तान होता है, लाहौर, मुल्तान से लाहौर, और लाहौर को जीतता हुआ ये स्थान आप देख रहे हो जिसका नाम है तबर हिंद। वर्तमान में भटिंडा को कहा जाता है। वर्तमान में जो भटिंडा है उसको पहले तबर हिंद कहा जाता था। और आपके ध्यान रखना 1186 ईस्वी में कहते हैं कि ये तबर हिंद तक बढ़ जाता है, ठीक है ना, 1186 तक, ठीक है ना। और ये लाहौर और होते हुए 1186 तबर हिंद तक ये क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि 1186 तक ये कोशिश करते हुए पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य तक जो है ये पहुंच जाता है। अब पृथ्वीराज साम्राज्य की जब ये अंदर घुस जाता है, पृथ्वीराज के साम्राज्य के क्षेत्रों को छीनना प्रारंभ करता है, उन पर अधिकार करना प्रारंभ करता है, तो लाजिम सी बात है कि पृथ्वीराज और गोरी के बीच में संघर्ष तो होना तय था। तो यहाँ से रहते हुए कहते हैं कि यह तबर हिंद पर आक्रमण करता है और यहाँ पर एक काजी जियाउद्दीन नाम था, उसको जो है यहाँ पर नियुक्त कर देता है और फिर ये आगे बढ़ता है।
अब देखिए, जब ये चौहान साम्राज्य में प्रवेश करता है तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया। कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे अपन लिखेंगे कि हमीर महाकाव्य ग्रंथ है नयनचंद्र सूरि का। हमीर महाकाव्य ग्रंथ नयनचंद्र सूरि के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया था। ठीक है, तराइन के पहले दूसरे युद्ध से पहले, मतलब कुल बार कितनी बार, 7 बार पराजित किया था। एक ग्रंथ है जिसका नाम है आपके पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध चंद्रवली भट्ट का ग्रंथ है। और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 8 बार हराया। इसी प्रकार राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश की बात करें तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 20 बार हराया। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का समकालीन था, उसकी अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की, चंद्रवरदाई के ग्रंथ की, तो उसमें तो बताया गया है कि 21 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का ग्रंथ है, उसमें भी पृथ्वीराज रासो के समान 21 बार हराया हुआ बताया गया है। मेरुतुम का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आपके प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में भी पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी को 23 बार हराया हुआ बताया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था और बहुत बार हराया था। अब पृथ्वीराज और इसके बीच में छोटी छोटी कई सारी झड़पें हुई होगी जिसका जिक्र ये ग्रंथ जो है करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज और गोरी के बीच में 2 बड़े युद्ध हुए। गोरी यहाँ तबर हिंद तक पहुँच जाता है और यहाँ पहुँचने के बाद पृथ्वीराज जो है उसको संदेश भेजता है। ठीक है, पृथ्वीराज को संदेश भेजता है, एक दूत भेजता है अपना। और पृथ्वीराज के दरबार में जाकर दूत ने कहा कि मोहम्मद गोरी ने कहा है कि या तो तू मेरा धर्म स्वीकार कर ले, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, या मेरा गुलाम बन जा, या युद्ध में मरने के लिए तैयार हो जा। पृथ्वीराज चौहान ने ये वापस कहलवाया कि युद्ध क्षेत्र में जल्दी ही मिलते हैं, कौन मरेगा और कौन बचेगा इसका जो है हम क्या कहेंगे, बाद में निर्णय जो होगा वो हम देख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ में आगे बढ़ता है, मोहम्मद गोरी भी अपनी सेना के साथ में आगे बढ़ता है। और हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है तराइन। तराइन के मैदान में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध होते हैं। कितने? 2। एक होता है आपके 1191 में, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और दूसरा हुआ जो आपके 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये दिल्ली, क्योंकि पृथ्वीराज के अधीन थी, उस समय दिल्ली का शासक था जिसका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज तोमर। गोविंदराज तोमर पृथ्वीराज चौहान के साथ था तराइन के प्रथम युद्ध में। और कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में गोविंदराज तोमर जो था, इसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से घायल कर दिया। मोहम्मद गोरी पर जो है भाले से वार करता है, मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो जाता है और मोहम्मद गोरी को जो है वो पकड़ लेता है। लेकिन वही हिंदू धर्म में एक रिवाज होता है, एक सिस्टम होता है कि माफ़ी मांगने पर दुश्मन को भी छोड़ दिया जाता है। तो मोहम्मद गोरी ने कहते हैं कि माफ़ी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने जो है कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और कुछ लोग यूँ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है, ये गोविंदराज को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के सैनिक उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं। जो भी है, प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गोरी बुरी तरह से हारा। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और इसमें वीरता दिखाने वाला जो व्यक्ति सेनापति था उसका नाम था गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान इस बार इस भरोसे था कि अब वापस ये जो है नहीं आएगा, लेकिन अगले ही साल वापस आ जाता है आपके कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी 1192 में फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को इस बार भी कहता है कि आप वापस चले जाइए, नहीं तो इस बार फिर युद्ध में अगली बार पकड़े जाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन गोरी जो है वो हटने को तैयार नहीं था। तराइन के उसी मैदान में इन दोनों के बीच में आपसी वापस युद्ध का सामना हुआ। दोनों तरफ दोनों का पड़ाव था, इस तरफ जो है पृथ्वीराज का और इस तरफ था आपके गोरी का। गोरी को पता था कि पृथ्वीराज चौहान से जो है प्रत्यक्ष रूप से जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गोरी इस बार ठान के आया था कि इस बार किसी भी तरीके से पृथ्वीराज को हराना है, क्योंकि उसको पता है कि पृथ्वीराज को एक बार अगर हरा दिया
तो उत्तरी भारत में उसका साम्राज्य काबिज हो जाएगा। उसका साम्राज्य स्थापित करने से उसको कोई नहीं रोक सकता अगर पृथ्वीराज को हरा दिया जाए। तब कहते हैं कि इसने कूटनीति का सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया, और छल कपट का सहारा लेते हुए कहते हैं कि इसने जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो पृथ्वीराज के पास में एक और दूत भेजा, और पृथ्वीराज के पास में दूत भेजकर ये कहलवाया कि हम इस बार युद्ध करने के मूड में नहीं हैं। आया था मैं युद्ध करने के लिए, लेकिन आपने मेरे को पिछली बार माफ़ कर दिया और पिछली बार की घटना मेरे को याद है, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो 2-3 दिन यहाँ पड़ाव रखता हूँ और उसके बाद में मैं अपना पड़ाव हटाकर यहाँ से वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। और ये संधि प्रस्ताव, ये गौरी कहता है कि ये संधि प्रस्ताव मैंने गजनी भेजा है, मेरे भाई के पास भेजा है, बस वहाँ से ठप्पा लग के संधि प्रस्ताव यहाँ आ जाए प्रस्ताव, उसके बाद में मैं अपना पड़ाव लेकर वापस चला जाऊँगा। पृथ्वीराज को विश्वास हो गया कि हाँ ये सही कह रहा होगा, क्योंकि इसको ये मेरे से पहली बार तो लड़ नहीं रहा है, पहले कई बार ये हार चुका है, तो इसको मेरी शक्ति का पूरी तरह से ध्यान है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के खेमे में जो है एक, जब युद्ध हमको पता ही नहीं है कि युद्ध नहीं होने वाला है तो आदमी निश्चिंत हो जाता है, कोई कार्य नहीं होता है तो निश्चिंत हो जाता है, और निश्चिंत जो आदमी होता है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है। तो पृथ्वीराज के खेमे में जो है वो युद्ध की जो हम कह सकते हैं तैयारी थी वो लगभग उन्होंने छोड़ दी थी, और पृथ्वीराज ने अपनी आधी सेना वापस भेज दी। आधी सेना, पृथ्वीराज को लगा कि अब संधि के मूड में है तो युद्ध तो होगा नहीं, इसलिए पृथ्वीराज ने जो है अपने काफ़ी जो सैनिक थे उनको यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्रों में भी तो इनको खतरा था पृथ्वीराज को, क्योंकि ये सभी दुश्मन थे। तो इन सीमाओं को मजबूत करने के लिए पृथ्वीराज ने जो है अपने जो है कई सैनिकों, जैसे स्कंद हैं, वामन हैं, उदय सिंह हैं, इनको जो है क्या कर दिया, इनको जो है वहाँ भेज दिया, कहाँ पे, सीमाओं पर भेज दिया, या कह सकते हैं वापस भेज दिया। कुछ सैनिकों के साथ में पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ तराइन के मैदान में डटा रहा। पृथ्वीराज वहाँ पर, इसका एक सेनापति था सोमेश्वर, और सोमेश्वर का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह। ये पृथ्वीराज की तरफ से थे, लेकिन ये विश्वासघात पृथ्वीराज से करते हैं और युद्ध के समय जो है ये उस गौरी के साथ हो जाते हैं। इसके कारण भी पृथ्वीराज हार जाता है। 2-3 दिन तक मामला शांत रहा। गौरी अपने खेमे में था, पृथ्वीराज अपने खेमे में था, दोनों ही शांत थे। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी सेना को सवेरे, प्रातःकाल, सवेरे क्या प्रातःकाल मतलब कह सकते हैं 2-3-4 बजे, पहले युद्ध नियमों से होता था, युद्ध सिर्फ दिन में होता था, जब तक सूर्य है, सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक युद्ध होता था। सूर्य जब तक नहीं है मतलब रात को युद्ध बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन इसने युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, और सुबह जब पृथ्वीराज की सेना जो है वो सो रही थी, सोती हुई सेना पर कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया चारों तरफ से। पृथ्वीराज की सेना समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। नींद में आदमी उठता है तो पता नहीं चलता हा हू हो रहा है, हो क्या रहा है। और पृथ्वीराज चौहान भी खुद उठा तो उसको पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्या है, बाहर क्या चल रहा है। आनन फानन में पृथ्वीराज के कई सैनिक जो है वो मारे गए। पृथ्वीराज भी उठा, अपनी कहते हैं कि तलवार ली और अपने घोड़े पर बैठ गया। लेकिन सोमेश्वर और प्रताप सिंह ने पहले ही कहते हैं कि पृथ्वीराज, देखियो पहले जब युद्ध करने राजा जाता था तो उसका घोड़ा जो है वो उसके इशारों पर चलता था, क्योंकि घोड़े और मालिक की जो है वो दोस्ती या व्यवहार जो है वो एक दूसरे को समझते थे और कई प्राचीन होती थी। इसलिए घोड़ा फिक्स होता था राजा महाराजा कि सबका घोड़ा अपना फिक्स होता था, क्योंकि घोड़ा जो है उसके व्यवहार के अनुसार ही चलता था। लेकिन पृथ्वीराज के घोड़ों को कहते हैं कि इन्होंने बदल दिया। पृथ्वीराज के घोड़े के स्थान पर एक नाचने वाला घोड़ा जो है वो बांध दिया। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं मिलती है देखने को कि नाट्यरंभा करके एक घोड़ा था जो नाचता था, ढोल की उसकी आदत थी कि ढोल बजने पर वो नाचने लगता था। तो पृथ्वीराज का घोड़ा हटाकर उसकी जगह वो घोड़ा बांध दिया। अंधेरा था सुबह, और पृथ्वीराज लगा कि मेरा ही घोड़ा, तो उसके ऊपर बैठकर जैसे ही पृथ्वीराज आगे जाता तो नगाड़ों की आवाज़ सुनकर वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता और वहीं नाचने लग जाता। तो इस प्रकार कहते हैं कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र तक पहुँच नहीं पाए, और पृथ्वीराज पर अचानक आक्रमण हुआ और पृथ्वीराज की सेना जो है तितर बितर हो गई और काफ़ी सैनिक जो है मारे गए, और इस युद्ध में पृथ्वीराज भी कहते हैं कि मारे गए। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में कुछ मत हैं अलग अलग, वो बात हम कहेंगे। जो भी हो, तराइन के दूसरे युद्ध में ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, और ये पराजय जो है वह हम कह सकते हैं कि एक भारतीय इतिहास को एक नई दिशा में लेकर जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ में ही भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापित हो जाती है, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है, और मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद में भारत के कई क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी छीन लेता है और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से सल्तनत काल प्रारंभ होता है भारत में, जो मुगल काल तक चलता है।
लोदी वंश तक चलता है। इब्राहिम लोदी को हराकर और बाबर जो है मुग़ल सत्ता स्थापित करता है और 1857 में बहादुर शाह जफ़र को हटाकर अंग्रेज़ जो हैं वो मुग़ल सत्ता समाप्त कर देते हैं और मुस्लिम सत्ता भी समाप्त हो जाती है, अंग्रेज़ों की सत्ता प्रारंभ हो जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत का कोई भी हिंदू सम्राट नहीं बना और भारत जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। भारत की कह सकते हैं कि पैरों में गुलामी की कड़ियाँ जो है वो डाल दी जाती हैं और फिर स्वतंत्रता के साथ में ये कड़ियाँ खुलती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये इस प्रकार का जो है आपकी घटनाक्रम हुआ, युद्ध हुआ। तो कुछ बातें लिख देते हैं, 2 आपको युद्ध याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं 2-4, वो याद रखनी है। चलिए तो हम आगे बढ़ देते हैं। ये हमने समझ लिया। अब लिख चौहान तुर्क संघर्ष। चौहान तुर्क संघर्ष। चौहान तुर्क संघर्ष। चौहान और तुर्क। तुर्क कौन? गजनी के मुस्लिम मोहम्मद गोरी यहाँ आया था, अपने भाई की तरफ से आया था। ठीक है, चौहान तुर्क संघर्ष के बारे में हम कुछ पहले तो 2 पॉइंट लिख देते हैं। गजनी में तुर्क शासन था। ग्यासुद्दीन गजनी का सुल्तान था। ठीक है, तो राजा तो कौन था? ग्यासुद्दीन था। ये यामिनी वंश का था, लेकिन इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं, हमको पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में पढ़ना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। 1173 ईस्वी में ग्यासुद्दीन द्वारा अपने भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक नियुक्त किया गया। किसको? मोहम्मद गोरी को जो है प्रशासक नियुक्त किया। अब मोहम्मद गोरी मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए भारत की ओर बढ़ता है। भारत की ओर बढ़ता है। हम ये भी बात देखिए, हम कहते हैं कि इससे पहले मुस्लिमों का यहाँ वैसा कुछ शासन नहीं था और ना तो मुस्लिम धर्म के आस्था स्थल थे। पहली मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी भारत में, कुव्वत उल इस्लाम। तो इस्लाम धर्म की प्रचार के लिए यहाँ आया था और इसने इस्लाम धर्म का यहाँ प्रचार करके ही रहा और इसने इस्लाम धर्म को कह सकते हैं कि भारत में स्थापित किया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, भारत की ओर बढ़ता है। 1178 ईस्वी में गोरी गुजरात, कच्छ के रास्ते, कहाँ से? गुजरात के रास्ते प्रवेश करना चाहता था, लेकिन गुजरात के शासक भीमदित्य ने इसको पराजित किया, उसको सफल नहीं होने दिया। 1178 ईस्वी में गोरी गुजरात से भारत में प्रवेश की कोशिश करता है, लेकिन चालुक्य भीमदित्य असफल कर देता है। भीमदित्य गोरी को हरा देता है।
ठीक है। तो मतलब गौरी को सफल नहीं होने देता, वो भारत के अंदर प्रवेश इसको नहीं करने देता, ठीक है। अगला पॉइंट, 1186 ईस्वी तक गौरी चौहान साम्राज्य तक पहुंच जाता है और तबर हिंद कहते हैं बठिंडा को। तबर हिंद शब्द ध्यान रखना, तबर हिंद बठिंडा का प्राचीन नाम है। और तबर हिंद पर ये क्या कर देता है, अधिकार कर लेता है। और यहाँ जो है काजी जियाउद्दीन को जो है नियुक्त कर देता है। और तबर हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को यहाँ नियुक्त करता है। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, याद आ गई मेरे को, अपन ने पढ़ा था यहाँ चौहान परमर्दिनी देवी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या करता है ये, यहाँ पे थोड़ा चौहान चंदेल परमर्दिनी देव से महोबा तो ये छीन लेता है, लेकिन परमर्दिनी देव कहते हैं वापिस तो दे देता है, लेकिन अपना एक आदमी यहाँ नियुक्त किया था जिसका नाम था पंजुन राय। तो एक नाम व्यक्ति का याद रखना, पृथ्वीराज, ये इसमें चौहान चंदेल संघर्ष में याद रखना, पीछे बैक जाना है। चौहान चंदेल संघर्ष जो हमने पढ़ा था, यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखना, ठीक है। पृथ्वीराज पंजुन राय को महोबा नियुक्त कर वापस लौट जाता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि परमर्दिनी को हराने के बाद में महोबा में जो है पृथ्वीराज ने किसको नियुक्त किया था, पंजुन राय को नियुक्त किया था। अब वापस आ जाते हैं अपनी मेन पॉइंट पे जो हम थे यहाँ पे, ठीक है। तो 1186 में गौरी चौहान साम्राज्य तक पहुंच जाता है और तबर हिंद मतलब बठिंडा पर जो है अधिकार कर लेता है और वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम था काजी जियाउद्दीन को नियुक्त करता है। इसके बाद में ये पृथ्वीराज से संघर्ष करता है, कई बार संघर्ष हुआ, वो भी हम लिख देते हैं। 1186 से 1192 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज ने गौरी को कई बार पराजित किया। जैसे यहां पर अपन जो है दो चार बातें लिख देते हैं। हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है? नयन चंद्र सूरी के अनुसार कितनी बार हराया? तो ध्यान रखना 7 बार। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार हराया? 7 बार हराया। पृथ्वीराज प्रबंध ये ग्रंथ है आपके चंद्रवली भट्ट के अनुसार कितनी बार हराया? तो ध्यान रखना 8 बार हराया। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार आपको इसको 8 बार हराया। राजशेखर के प्रबंध कोश के अनुसार प्रबंध कोश किसका ग्रंथ है? राजशेखर। प्रबंध कोश राजशेखर का ग्रंथ है के अनुसार 20 बार हराया। कितनी बार हराया? 20 बार। पृथ्वीराज रासो यह है ग्रंथ चंद्रवरदायी का
और एक है आपकी सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र ये है चंद्रशेखर का। के अनुसार 21 बार हराया। किसकी कितनी बार? 21 बार। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार मोहम्मद गोरी को 21 बार इसने हराया। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि यह है मेरु तुंग का। मेरु तुंग के अनुसार 23 बार हराया। तो थोड़े आंकड़े याद रखना, कभी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इन ग्रंथों में हमको जानकारी ये मिलती है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हरा दिया था पहले। इसीलिए आस पड़ोस की सहायता की तो वैसे ज़रूरत थी नहीं इसको कि दूसरे लोग आए और मोहम्मद गोरी को हराने में उसकी सहायता करें, ठीक है, क्योंकि ये पहले कई बार इसको हरा चुका था। लेकिन ये छोटी मोटी भिड़ंत हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मुख्य रूप से जो निर्णायक 2 युद्ध हुए वो आपको याद रखने हैं, और वो युद्ध थोड़ा से अपन देख लेते हैं। पृथ्वीराज व गोरी के बीच दो मुख्य युद्ध हुए, ठीक है। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन ध्यान रखना हरियाणा में एक क्षेत्र है, उसमें वहां पर जो है ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज और वर्सेज कौन था? मोहम्मद गोरी। और इसमें जीतता कौन है? तो ध्यान रखना विन, पृथ्वीराज जीत जाता है। पृथ्वीराज जो है वो जीत जाता है। तो परिणाम लिख सकते हैं। परिणाम पृथ्वीराज जीतता है, पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज तोमर द्वारा गोरी को घायल किया गया। घायल किया गया। तो गोविंदराज की वीरता थोड़ी सी ध्यान रखना। यहाँ पे जो है गोविंदराज तोमर दिल्ली का था, पृथ्वीराज के साथ में था, और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज की तरफ से लड़ते हुए उसने मोहम्मद गोरी को जो है कहते हैं घायल किया और घोड़े से नीचे गिरा दिया। अब कुछ इतिहास करते हैं कि इसने पकड़ लिया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन पृथ्वीराज की उदारता के कारण पृथ्वीराज ने बाद में उसको जो है क्या कर दिया? छोड़ दिया। दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज वर्सेज मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में जीतता कौन है? आपके मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज जो है वो हार जाता है। परिणाम मोहम्मद गोरी जीतता है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करता है। मुस्लिम सत्ता स्थापित करता है पृथ्वीराज के हार के कारण।
पृथ्वीराज के हार के कारण क्या थे, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गौरी द्वारा हमने बात की थी संधि का झूठा प्रस्ताव देकर प्रातःकाल सोती हुई चौहान सेना पर आक्रमण करना, मतलब संभलने ही नहीं दिया और सुबह सुबह ही आक्रमण किया। आक्रमण करना। पृथ्वीराज के सेनापति सोमेश्वर व प्रताप सिंह द्वारा विश्वासघात करना। विश्वासघात करना, ठीक है। पृथ्वीराज के घोड़े को नाचने वाले घोड़े नाट्यरंभा बदलना। तो नाट्यरंभा का संबंध किससे है ध्यान रखना, तो पृथ्वीराज चौहान से है। इसको जो है बदल दिया और पृथ्वीराज के घोड़े को हटा दिया, उसकी जगह जो है नाट्यरंभा को रख दिया। तो ये कुछ कारण हैं इसके हार के। दूसरे कारण हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो थोड़ी विलासिता में डूब गया था। कुछ इतिहासकार यूँ कहते हैं कि इसके जस्ट पहले ही संयोगिता को वो अपहरण करके ले आया था। वो संयोगिता की प्रेम में जो है वो खो गया था, इसलिए वो युद्ध की तरफ से ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दे पा रहा था। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज के जो सेनापति थे, जैसे स्कंद थे, वामन थे, मुख्य सेनापति उदय सिंह थे, उनका जो है इसमें इस युद्ध में भाग नहीं लिया गया था। ये भी एक हार का कारण था। गोविंदराज दूसरे युद्ध में भी लड़ता है और लड़ते हुए तोमर जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ठीक है, जो भी कारण थे, इन कारणों के चलते पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित भी आपके 2, 4, 5 मत याद रखने पड़ेंगे। पृथ्वीराज की मृत्यु संबंधित एक तो आप सभी को पता है, 24 गज 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ते ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चहुआन। ये किसने कहा था? ये चंद्रवरदाई ने कहा था। तो चंद्रवरदाई ने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, तो पृथ्वीराज रासो में तो ये लिखा हुआ है कि इस युद्ध में हारने के बाद में गौरी पृथ्वीराज को पकड़ लेता है और अपने साथ गजनी ले जाता है। काफ़ी समय तक उसको कैद करके रखता है, वहाँ उसको यातनाएं देते हैं, यातनाओं के चलते उसकी आंखें निकाल देते हैं और उसका पहले वहाँ पर जो है शत्रु को कहते हैं कि यातनाएं देते थे और प्रजा उसको देखकर खुश होती थी। तो प्रजा के सामने पृथ्वीराज चौहान का जो है वो सर कलम करने की तैयारी थी। उसी समय चंद्रवरदाई ने कहा कि सुल्तान से जाकर एक बात कही कि सुल्तान, एक मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद में आप मारना ऐसे ही है, पृथ्वीराज को मार देना, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। सुल्तान ने कहा क्या बोल भाई, तेरी क्या बात है? उसने कहा कि आप इसको जिसको मार रहे हो ना, इसके पास एक ऐसी अमूल्य, हम कह सकते हैं कि शक्ति है, एक अमूल्य कला है। ये कला न तो किसी के पास थी और न ही किसी के पास होगी। अगर आपको वो कला देखे बिना ही इसको मार दोगे तो वो कला इसके साथ ही चली जाएगी। सुल्तान ने कहा भाई ऐसी कैसी कला है, ऐसी कौन सी कला है इसके पास? तो इसके पास ऐसी कला है, ये बहुत बड़ा धनुर्विद्या का जानकार व्यक्ति है और ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। शब्द भेदी बाण मतलब, तो शब्द भेदी मतलब ये शब्दों के हिसाब से जो है दूरी का पता लगा सकता है, हाँ इतनी दूरी पर ये लक्ष्य है और उसको भेद सकता है। तो क्या अच्छा ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। आप मेरे को मौका दो तो वो कला मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने जब ये बात रखी गई कि भाई ये कला दिखानी है, पृथ्वीराज चौहान ने कहा मैं क्यों दिखाऊं? तो उसके बदले में मोहम्मद गौरी ने कहा कि अगर ये कला पृथ्वीराज चौहान दिखाता है तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो चंद्रवरदाई, उनको कहा कि आप लोग आयो, आपको मैं रिहा कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज को कहा तेरे को भी रिहा कर दूंगा अगर तूने शब्द भेदी बाण से अगर लक्ष्य को जो है पार कर दिया, भेद दिया। तो
पृथ्वीराज चौहान को जो है एक तीर कमान दिया गया और उनका लक्ष्य तो दूसरी तरफ लगाया गया, दूसरी तरफ जो है सुल्तान बैठा था। चंद्रवरदाई ने उससे पहले इशारा कर दिया था कि मैं आपको एक दोहा कहूँगा और उस दोहे के हिसाब से देखना, जो दोहे के हिसाब से आप जो दूरी का निर्धारण करोगे उस निर्धारण पर आपके बादशाह बैठा होगा, सुल्तान बैठा होगा। गोरी आप तीर चला देना, इसको तो ख़त्म करना ही है, हम तो निकले या नहीं निकले। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज को जो है तीर कमान दिया गया और पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान को एक दोहा कहा जाता है चंद्रवरदाई की तरफ से कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, मतलब 4 बांस तक की दूरी, फिर 24 गज और दूरी, 24 गज दूरी, उसके आगे 8 अंगुल मतलब 8 अंगुल और, इतनी दूरी के ऊपर जो है आपकी सुल्तान बैठा है। अब तू चूकना मत चौहान। और कहते हैं कि इस दोहे के हिसाब से जो है वो दूरी भापता है पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और जाके मोहम्मद गोरी के लगता है और मोहम्मद गोरी जो है वो मारा जाता है। मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज और दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और आपके चंद्रवरदाई एक दूसरे के कटार मारकर दोनों अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर देता है। ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहा गया है। एक ग्रंथ है जिसमें हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है, अजमेर इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है जिसका नाम है ताज उल माशिर। हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया है ताज उल माशिर। हसन निज़ामी ने यह कहा है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है वो अजमेर में हुई। ताजुल मासूर में हसन निज़ामी ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाता है, पृथ्वीराज को कैद कर दिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि पृथ्वीराज जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है गोरी की, और तो गोरी जो है उसको अजमेर का राज्य वापस दे देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान स्वाभिमान व्यक्ति थे, कहते हैं कि वो अधीनता स्वीकार तो कर लेता है लेकिन अजमेर पहुंचने पर वो गोरी को मारने के लिए षड्यंत्र करने लगता है, और इस षड्यंत्र का जब पता चलता है तो गोरी अजमेर पर आक्रमण करता है और अजमेर में लड़ते हुए पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। मतलब हसन निज़ामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो हुई वो अजमेर में हुई। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है तबकात ए नाशिरी, तबकात ए नाशिर या नाशिरी, मिनहाज उस सिराज का एक ग्रंथ है। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरह से मारी जाती है। पृथ्वीराज अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और सिरसा नामक स्थान है हरियाणा में, सिरसा में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा जाता है और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को जो है मार दिया जाता है। एक ग्रंथ है चंद्रवली भट्ट का पृथ्वीराज प्रबंध, उसके अनुसार भी इसकी जो मृत्यु है पृथ्वीराज की वो अजमेर में बताई गई है। उसमें यह कहा गया कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके और अजमेर में कैद कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है कैद खाने में, और कैद खाने में डाल दिया जाता है और मोहम्मद गोरी जो है वो अजमेर का राजा बन जाता है। तो उसके कैद के सामने ही मोहम्मद गोरी हमेशा दरबार लगाता था। मोहम्मद गोरी के दरबार को देखकर पृथ्वीराज चौहान अंदर ही अंदर जो है घुटता था, तो उसने प्रताप सिंह, अभी हमने बात की सोमेश्वर और प्रताप सिंह, तो उस प्रताप सिंह को कहा गया तू एक तीर और कमान मेरे को ला कर दे तो मैं इस मोहम्मद गोरी को जो है समाप्त कर दूंगा। तो पृथ्वीराज को तीर और कमान तो ला के दे दिया, लेकिन प्रताप सिंह जो है वो जाके गोरी को कह देता है कि भाई पृथ्वीराज जो है आपको मारना चाहता है। तो गोरी ने कहा कि ये सत्य घटना है, तो बिल्कुल सत्य घटना है। तो क्या सत्य की जानकारी लिए आप ऐसे कीजिए, आज दरबार में आप खुद मत जाइए, आपके स्थान पर जो है कोई पुतला रख दीजिए, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो आप देखना आपको तीर मारेगा। तो प्रताप सिंह के कहने पर गोरी खुद नहीं बैठा वहाँ पर और पुतला रख दिया, और क्या कहते हैं इसको, पृथ्वीराज चौहान ने जो है तीर कमान से तीर मारा और गोरी को लगा बिल्कुल ये सही बात है, और पृथ्वीराज चौहान को जो है उसका सर कलम कर दिया जाता है अजमेर में ही। तो ये 4 मत आपको पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित याद रखने हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु संबंधित मत, सीधा सीधा लिखना है, वर्णन करना है नहीं इसमें। पहला मत लिखते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसकी कहानी को भले आप थोड़ा लिख दो, 1-2 बातें, बाकी में से लिखेंगे स्थान कहाँ पे कहाँ है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को
पकड़कर गजनी ले जाता है। जहां पहले पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण से गोरी को मारता है और बाद में पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई एक दूसरे को कटार से मार देते हैं। मतलब गजनी में जो है मृत्यु हुई पृथ्वीराज रासो के अनुसार। दूसरा, ताज उल मासिर किसका ग्रंथ है? हसन निजामी का ग्रंथ। और इसके अनुसार मृत्यु स्थल क्या था? मृत्यु स्थल अजमेर। ठीक है। तीसरा, पृथ्वीराज प्रबंध किसका ग्रंथ है? चंद्रवली भट्ट का ग्रंथ। इसके अनुसार मृत्यु स्थल इसमें भी आपके बताया गया है अजमेर। और लास्ट चौथा लिख देते हैं, तबकात ए नाशिरी किसका ग्रंथ है? मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ। इसमें मृत्यु स्थल कौन सा बताया गया है? मृत्यु स्थल आपको बताया गया है सिरसा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। अब हम पृथ्वीराज की कुछ उपलब्धियां पढ़ लेते हैं, उनकी उपाधियां कौन कौन सी थी और भी उनके द्वारा कौन से कार्य किए गए। 2-4 लाइनें उनके बारे में लिख देते हैं। पृथ्वीराज की उपलब्धियां। पृथ्वीराज की उपलब्धियों में सबसे पहले तो लिख देते हैं उपाधि। 2 उपाधियां थी इसको प्राप्त। पृथ्वीराज की उपाधियां, एक तो उसको कहा जाता था दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता बनने की लालसा रखने वाला, दल का नेतृत्व करने वाला, दल पुंगल। और एक है आपके राय पिथोरा मतलब हम कह सकते हैं कि विद्वानों को शरण देने वाला राजा पिथोरा। ये 2 उपलब्धियां हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके दरबार में एक इसका मंत्री था पद्मनाभ के नेतृत्व में इसने जो है कला और संस्कृति का विभाग स्थापित किया था। मतलब इसने जो है कला के क्षेत्र में और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो है कार्य किया और एक अलग विभाग बना दिया जहां और कला और संस्कृति संबंधी विकास के कार्य किए जाते थे।
उस विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था पद्मनाभ। तो पद्मनाभ के नेतृत्व में कला और संस्कृति का विभाग की स्थापना पृथ्वीराज ने करवाई। पृथ्वीराज ने दिल्ली में एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम था आपके पिथौरागढ़, और उस पिथौरागढ़ को तोड़कर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का शासक बना, ये गुलाम था आपके मोहम्मद गोरी का, तो उसने जो है इसको मस्जिद बना दिया जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। और पृथ्वीराज के दरबारी चंद्रवरदाई महान एक विद्वान था, भट्ट जाति का था, जिसको पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना जो है वो की थी। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज विजय का रचनाकार जयानक था, वो भी इसके दरबार में ही था। वागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, ऐसे कई सारे विद्वान जो हैं इसके दरबार में थे। तो हम यहाँ दरबारी विद्वान लिख देते हैं, पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वानों में पहला पद्मनाभ, पद्मनाभ, ठीक है ना, पद्मनाभ। इनकी अध्यक्षता में पृथ्वीराज ने कला संस्कृति विभाग की स्थापना की। ठीक है। दूसरे विद्वान आपके थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज का मित्र व दरबारी विद्वान जो भाट था, इसे पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका ग्रंथ आप सभी को पता है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इसका ग्रंथ था। तीसरा जयानक, इसका ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। इससे भी हमको पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय में हमने कई बार इसका भी जिक्र किया है। इसमें कई उपाधियाँ, कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, चौहान वंश की जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अनुसार दो तीन नाम आपको सिर्फ याद रखने हैं, इनके बारे में कुछ लिखना है नहीं। वागेश्वर है, जनार्दन है, विद्यापति गौड़ है, नाम लिख दीजिए। वागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, ये सभी पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे। अब इसके अलावा पिथौरागढ़, ये पृथ्वीराज द्वारा बनाया गया दुर्ग, पृथ्वीराज द्वारा बनाया गया दिल्ली में एक दुर्ग, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम नामक
मस्जिद बना दी। ठीक है, कौन सी मस्जिद? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और एक बार और लिखना, यह भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। तो ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। तो पृथ्वीराज के बारे में आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। इससे ज़्यादा पृथ्वीराज के बारे में आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। पृथ्वीराज के साथ में ही आपके अजमेर का चौहान साम्राज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और पृथ्वीराज का पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज, जो रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में एक चौहानों की नई शाखा प्रारंभ होती है, रणथंभौर के चौहान। तो अगली क्लास में जो है हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात करेंगे। तो हमने अजमेर के चौहान, सपालदक्षी चौहान या शाकंभरी के चौहानों के बारे में बात की, जो वासुदेव से प्रारंभ होकर और पृथ्वीराज चौहान पे आकर समाप्त हो जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद में किसी भी हिंदू शासक ने दिल्ली पर शासन नहीं किया था। मोहम्मद गोरी आगे बढ़ता है और लगभग 1196 या 94 में, शायद 1194 में जयचंद गढ़वाल को भी हरा देता है। उसे कन्नौज वाला पूरा क्षेत्र छीन लेता है। उसके बाद में सभी हिंदू शासकों को हराकर और गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल को भी हरा देता है और उत्तरी भारत पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान के साथ में अजमेर का चौहान साम्राज्य जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।